नमस्कार दोस्तों। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में वेजेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आइए आज उसको हम समझते हैं। जब हम इस एक्ट में जाते हैं, देर आर बेसिकली थ्री पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टर एंड थर्ड इज इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो सबसे पहला काम है दैट इज टू डिफाइन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। और ये डेफिनेशन सेक्शन 2 में हमें समझ में आती है कि एनी पर्सन हु हैज बीन सेंट टू डिफरेंट स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेंट थ्रू और बाय कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ। ठीक है, with or without the knowledge of principal employer, that person is known as interstate migrant workman act। यानी कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्टर भेजता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर खुद भेजता है या उसके थ्रू जाता है, उसी को हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, इट डजंट मैटर। तो यहीं से हम इन्फर्ट कर सकते हैं कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस देने की जिम्मेदारी होगी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बजाय कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, और इस बात को आप वेरिफिकेशन मिलता है हमें सेक्शन 17 में, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस पूरा ही क्लियर हो जाता है। तो इसके ही कुछ कुछ जो की फीचर्स हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली लाइन इसमें जो हमें समझ में आती है वो क्या आती है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नहीं है। तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रोल क्या होगा? दूसरे की फीचर में हमें उसके रोल का बारे में पता चलता है। तो रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस पूरे ट्रांजैक्शन में, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होती है कि वो इस ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्सन अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करे, यानी कि पी इज रिप्रेजेंटेटिव, एंड जो ट्रांजैक्शन होगा वो इसी रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों का जो ड्यूटी था वो यहां पे फिक्स हो गया, और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को क्या मिल गया? वेजेस मिल गया। अब एक और बात समझिए, यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जिसमें यह पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने मक्कारी दे दी या फिर कॉन्ट्रैक्टर से भूल चूक हो गई पूरे वेजेस देने में। अब किसके किसके सर पे आएगा ये समस्या? तो बेसिकली यहां पे दो केसेस आते हैं। पहले केस में क्या हो सकता है कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन खुद कॉन्ट्रैक्टर के पास जाए और हाथ जोड़े कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, या फिर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जाए और बोले पैसा मिल जाए। तो इस केस में क्या होगा? जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है उसको लेग वर्क करना पड़ेगा। केस 2 में क्या होता है? केस 2 में अगर हम ये कर दें कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सेकंड पर्सन बना दें फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, तो अब अगर कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसको सैलरी देनी पड़ेगी, और इस केस में जो लेग वर्क होगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का होगा। तो इन दोनों केसेस में अगर गाइज मैं आप लोगों से पूछूं आप कौन सा केस चुनोगे? वेल द आंसर इज वेरी इजी, द केस 2। ठीक है, और वही होता है जिसमें मैं तीसरे फीचर्स में आता हूं। तो तीसरे फीचर में मुझे पता चलता है कि प्रिंसिपल के कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने सैलरी नहीं दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जिम्मेदारी आई दैट जिम्मेदारी विल बी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे द अमाउंट, और जाहिर सी बात है यहां पे रिप्रेजेंटेटिव का इन्वॉल्वमेंट ही इसलिए था कि उसकी देख रेख में सारा काम हो रहा है। तो इन अ वे अगर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में समझे तो ये रिप्रेजेंटेटिव ही होगा जिसने वो पैसा देना होगा। ठीक है, पर कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। कहानी के शुरू में ही हमने ये डिसाइड किया था कि ये कॉन्ट्रैक्टर है जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजता है विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो बात ये आती है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज के बिना भी अगर भेजा गया और उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने अगर मक्कारी दे दी तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा सा अनजस्ट हुआ। इसीलिए जो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप होती है उसमें हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज फर्दर लायबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है,
तो इसको समराइज करते हैं। पहली स्टेप में, पहले की फीचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर की, दूसरे फीचर में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रोल क्या है, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना जिसके सामने वो पैसा दिया जाएगा यानी वेजेस दिए जाएंगे। तीसरे केस में अगर कॉन्ट्रैक्टर भाग गया तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर सारी बात आएगी, उसको पैसा देना पड़ेगा। और इस केस में जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है he has a liability to, not the liability but he can recover the amount from contractor himself। ठीक है, तो अगेन इस केस में जो हमें समझना है वो ये समझना है कि अल्टीमेटली पैसा कॉन्ट्रैक्टर की जेब से ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ इशू आया तो वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए नहीं होना चाहिए। उस इशू के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो कहानी होगी वो होगी। तो आई एम श्योर ये प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, इसके पीछे जो रेशनाले हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सिमिलर टाइप की वीडियोस हम जो है इस चैनल पे डालने वाले हैं रिलेटेड टू द लेबर लॉज टू मेक दिस सब्जेक्ट इजी एंड डाइजेस्टेबल। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट।